बातें बायोस्कोप की। बायोस्कोप की बातें। साइलेंस, एक्शन। एक्शन सुनते ही शूटिंग के दौरान कलाकार किरदार बन जाते हैं और कहानी कैमरे में उतरने लगती है। मगर ये होता है फिल्म के सेट पर। रेडियो सेट पर एक्शन का मतलब है अब शुरू होती हैं बायोस्कोप की बातें। और बायोस्कोप की बातें आपको सुनाते हैं प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बातें आप तक पहुंचाने में प्रोड्यूसर साहब की मदद करते हैं नायर साहब, यानी PKA नायर। लेकिन आज आपको बातों के जरिए करवाई जाएगी सैर, पेरिस की सैर। वैसे हो सकता है ये सैर आपने सिनेमा हॉल में बैठकर की भी हो, अगर आपने देखी है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस। और अगर नहीं देखी है तो आज देख लीजिए। वैसे इस वक्त आपके सामने सिनेमा का पर्दा नहीं, रेडियो है। सो देखने का काम आपको आंखों से नहीं, कानों से करना पड़ेगा। तो आइए और सुनिए बायोस्कोप की बातें। दोस्तों, आज एन इवनिंग इन पेरिस, यानी पेरिस में एक शाम। पेरिस में एक शाम बिताने यानी उसका मजा लूटने का अवसर पहली बार हमें मिला था सन 1967 यानी 1967 में, जब फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज हुई थी। और आज इतने बरस बाद एक बार फिर ये मौका हमारे हाथ आ गया है विविध भारती की बदौलत। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 एन इवनिंग इन पेरिस। इस गीत को सुनते ही बहुत सारे श्रोताओं को शम्मी कपूर की उछल कूद याद आ गई होगी। और बेशक ये भी याद आ गया होगा कि ये गाना शक्ति सामंत की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का टाइटल सॉन्ग है। सचमुच का टाइटल सॉन्ग, क्योंकि इसी गीत के दौरान फिल्म के क्रेडिट टाइटल्स पर्दे पर उभरते हैं। बहरहाल फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की है, इसलिए पहले थोड़ी बातें उन्हीं के बारे में। शक्ति सामंत ने जन्म तो बंगाली परिवार में पाया, लेकिन शुरुआती तालीम और परवरिश उन्हें मिली देहरादून में। अब देहरादून हिंदी का इलाका है, सो घर में सीखी बंगला और स्कूल कॉलेज में हिंदी। इस तरह दोनों जबानों पर एक सा अधिकार पा लिया शक्ति सामंत ने। लेकिन जबानों का क्या करते, जहन में तो फिल्में बसी थीं। सोचते थे एक्टर बनेंगे। उन दिनों न्यू थिएटर्स का बहुत नाम था और ये कंपनी कलकत्ता के टॉलीगंज इलाके में थी। कलकत्ता आज कोलकाता हो गया है, लेकिन टॉलीगंज आज भी वही है। हाँ, न्यू थिएटर्स आज कहीं नहीं है। बहरहाल जहन में सपने और दिल में दीवानगी लिए एक दिन वहीं जा पहुंचे शक्ति सामंत, यानी न्यू थिएटर्स के दरवाजे पर। पहुंच तो गए, लेकिन न्यू थिएटर्स के चौकीदार ने दरवाजे से ही भगा दिया। वैसे चौकीदार नसीब से बड़ा तो होता नहीं दोस्तों, सो नसीब ने वहीं मिलवा दिया फणी मजूमदार से। फणी मजूमदार ने उन्हीं दोनों न्यू थिएटर्स के लिए एक हिट फिल्म बनाई थी, कपाल कुंडला। पिया मिलन को जाना, हाँ पिया मिलन को जाना। कपाल कुंडला के बाद फणी मजूमदार शक्ति सामंत को अपने साथ बंबई, जिसे आज मुंबई कहते हैं, वहां ले आए। यहां आकर शक्ति सामंत ने बॉम्बे टॉकीज में हाथ पैर मारे, लेकिन एक्टिंग उनके नसीब में नहीं थी, सो मौका नहीं मिला। शक्ति सामंत के पास उन दिनों न काम था न दाम। ऐसे में उन्हें सहारा दिया लेखक नबेंदु घोष ने, और अंधेरी के अपने फ्लैट में उन्हें रहने की जगह दे दी। दोस्तों, नबेंदु घोष की ये दरिया दिली शक्ति सामंत कभी नहीं भूले। बाद में जब वे निर्माता निर्देशक बने, तब लेखक नबेंदु घोष को उन्होंने हमेशा अपनी टीम के साथ रखा। बहरहाल एक्टिंग का मौका तो नहीं मिला, लेकिन शक्ति सामंत बॉम्बे टॉकीज में फणी मजूमदार के जूनियर असिस्टेंट बन गए
और अपनी काबिलियत के कारण जल्दी ही बन गए चीफ असिस्टेंट। चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से शक्ति सामंत की पहली फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज की बादबान। ये सन 1954 की यानी 1954 की बात है दोस्तों। इसके 4 बरस बाद ही शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म कंपनी बनाई, शक्ति फिल्म्स, और इसी बैनर पर पहली फिल्म बनाई हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक क्राइम थ्रिलर थी। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई तो शक्ति सामंत ने क्राइम थ्रिलर फिल्मों की कतार लगा दी। डिटेक्टिव, जाली नोट, सिंगापुर, चाइना टाउन, इसी का नाम दुनिया है, नॉटी बॉय और एक राज। लेकिन इसी बीच एक फिल्म मेहनत कश मजदूरों की समस्या को लेकर भी बनाई, इंसान जाग उठा। मेहनत कश इंसान जाग उठा, लो धरती के भाग जगे। मेहनत कश इंसान जाग उठा। अपराध और अपराधियों से ताल्लुक रखने वाली कई सारी फिल्मों के बाद 1964 में शक्ति सामंत ने अपनी फिल्मों का रंग पूरी तरह बदल दिया। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की जगह रंगीन फिल्मों का सिलसिला शुरू किया और दूसरे अपराध कथा से प्रेम कहानी की तरफ मुड़े। इस तरह पहली मोहब्बत भरी रंगीन फिल्म बनाई कश्मीर की कली। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। कश्मीर की कली के बाद सावन की घटा और एन इवनिंग इन पेरिस, और फिर आई राजेश खन्ना को सुपरस्टारडम तक ले जाने वाली फिल्म आराधना। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। आराधना के बाद शक्ति सामंत ने गुलशन नंदा के एक उपन्यास को पर्दे पर उतारा, कटी पतंग के नाम से। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है। कटी पतंग के बाद शम्मी कपूर को लेकर एक और फिल्म पगला कहीं का, और फिर एक दर्द भरी प्रेम कहानी अमर प्रेम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। दोस्तों, शक्ति सामंत 1925 में जन्मे थे। 1958 में शक्ति फिल्म्स की पहली फिल्म बनाई थी और सन 2005 तक 50 से भी ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया। ज्यादातर फिल्में तो उन्होंने हिंदी में बनाई, लेकिन कुछ फिल्में बांग्ला में और कुछ दोनों जबानों में। उनकी अनुराग, अजनबी, चरित्रहीन, महबूबा, आनंद आश्रम, द ग्रेट गैम्बलर और बरसात की रात जैसी फिल्में तो आज भी लोग घरों में डीवीडी ला कर देखते हैं। और आज हम जिस फिल्म की बातें आपको सुनाएंगे वो भी ऐसी ही एक फिल्म है जिसका नाम है An evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। तो
तो आइए शक्ति सामंत की फिल्म के संगीत और संवादों पर सवार होकर हम चलें पेरिस। ये एयर इंडिया का बोइंग 707 हवाई जहाज दिल्ली से लंदन जा रहा है। मुसाफिरों में हर तरह के लोग मौजूद हैं, देसी, विदेशी, नई जोड़ी, पुरानी जोड़ी, मंत्री जी, संतरी जी और एक अजीब लड़की दीपा, कमसिन, हसीन, दौलतमंद मगर जिंदगी से बेजार। यानी 23 साल की उम्र में 3 मर्तबा मोहब्बत में नाकामयाब होकर ये दिल बहलाने पेरिस जा रही हैं। ये खलिश और शिकायत लेकर कि हिंदुस्तान में अब कोई सच्चा चाहने वाला नहीं रहा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में दीपा पेरिस पहुंची। उसकी देखभाल के लिए तैनात की गई हनी। हनी पेरिस में ही रहती थी, इसलिए इस शहर के बारे में बेहतर जानती थी। पेरिस के बारे में इतना मशहूर है, जिसने पेरिस में मोहब्बत नहीं की वो दुनिया में कहीं नहीं कर सकता। लेकिन मोहब्बत तो ढूंढनी पड़ती है। अजी, यहाँ तो मोहब्बत खुद आपको ढूंढ लेती है। मैं अक्सर एक सपना देखा करती हूँ जो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मोहब्बत का सपना? लेकिन झूठी बनावटी नहीं, सच्ची मोहब्बत का सपना। आपका मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? बहुत से हैं। तो फिर? और बहुत चाहते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं, मेरी दौलत को। चाहने वाले पर से मेरा यकीन हट गया है। आई हेट। लेकिन यहाँ तो लोग आपको नहीं जानते। यहाँ आप एक मामूली गरीब लड़की बनकर पेरिस में घूम सकती हैं, और गरीब जानकर भी जो मुझे चाहेगा वो सच्चा चाहने वाला होगा, है ना? That's the idea. What an idea. Honey, you're a darling. करोड़पति बाप की इकलौती लाडली बेटी ने आम लड़की का रूप धरा और अकेली पेरिस घूमने चल पड़ी। अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एक नौजवान समीप आया। Excuse me, madam, excuse me, s'il vous plaît. Un momento, excuse me, are you all right? Yes, thank you very much. Are you a policeman? No, I'm a Frenchman. Oh, Frenchman. देवी जी, एक बदमाश लोफर की वजह से आपने शायद हर फ्रेंचमैन के बारे में गलत राय कायम कर ली है। आपने तो कहा फ्रेंचमैन है। जी हाँ, बिल्कुल, फ्रांस में रहता हूँ। लेकिन आप तो हिंदुस्तानी बोलते हैं। बिल्कुल आपकी मादरी जुबान की तरह। 20 साल आपके वतन में रहा हूँ। आप लखनऊ से आई हैं? जी नहीं, दिल्ली से। वो ऐसी, मेरे पिताजी भी लखनऊ में फ्रेंच के प्रोफेसर थे। आपका शुभ नाम? दीपा। नाम तो बहुत प्यारा। आप तो हैं ही, पेरिस में सैर करने आई हैं? जी हाँ। जी नहीं, मैं अपनी मालकिन के साथ आई हूँ। मैं एक बहुत गरीब नौकरानी हूँ। कमाल है, जब मैं वहाँ था तो नौकरानियाँ अंग्रेजी नहीं बोला करती थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पेरिस में सब एक बराबर है। यहाँ छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं होता, और ये साबित करने के लिए हम दोनों को एक साथ कॉफी पीनी चाहिए। जी नहीं, मुझे जाना है। जाने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी कि मैं आपकी कोई ना कोई खातिर करूँ। क्यों? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए कि फ्रेंचमैन अच्छे नहीं होते। पहला तजुर्बा तो ऐसा ही हुआ। लेकिन आप फ्रेंच लड़कों को नहीं जानते। कोई खास बात होती है उनमें? जी हाँ, जिसे चाहते हैं उसके लिए जान देते हैं। हाँ, रोमांटिक नॉनसेंस। जिसे प्यार करते हैं कयामत तक उसका पीछा करते हैं। देखिए मिस्टर, अगर आपने मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे क्या जरूरत है? आप भी अजीब लड़की हैं। अभी तक आपने मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन मेरा काम मुझे नहीं आप पूछा। जैसे दीवाने में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो। चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो। चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। इस दीवाने का नाम था सैम यानी शम्मी कपूर, और दीपा यानी शर्मिला टैगोर। साथ में थे राजेंद्र नाथ, डेविड, के.एन. सिंह, शेट्टी, सुरिंदर और प्राण जैसे नामी सितारे। रमेश पंत की कहानी पर पटकथा तैयार करने वाले थे सचिन भौमिक। गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे, और संगीत, अगर आप फिल्म संगीत के रसिया हैं दोस्तों, तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि संगीतकार थे शंकर जयकिशन। संगीत बाकायदा पेरिस की सूरत के मुताबिक था, सुरीला और सजीला, और गीत पूरी तरह किरदारों की सीरत पर फिट होने वाले थे चुलबुले अलबेले। ओ जाने मन दिलारा, एक नजर इधर भी। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने।
दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। सैम दीपा के नजदीक आने की कोशिश में था तो दीपा उससे दूर जाने की। दीपा का ख्याल था कि सैम भी औरों की तरह है, आवारा, दिल फेंक और दौलत का भूखा। लेकिन अपनी खाम ख्याली में वो ये नहीं जान पाई कि ठीक ऐसी ही फितरत का मालिक है शेखर। आपकी तारीफ अपने मैनेजर साहब के बेटे हैं मिस्टर शेखर। पहली मुलाकात है लेकिन पराया नहीं समझिएगा। डैडी के साथ आपके बिजनेस की देखभाल में मेरा भी हाथ रहता है। मेरा बिजनेस है और मैं दीपा हूँ, ये आपको किसने बताया? दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी नहीं छुपा सकता, एक हुस्न और दूसरी दौलत। और आप इन दोनों चीजों का जीता जागता मुकम्मल मुजस्समा है। गुस्ताखी माफ। आप काफी दिलचस्प मालूम होते हैं, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। इस वक्त मुझे जल्दी, कल आप फ्री हैं? क्यों? सोचता था कि आपको पेरिस की सैर कराने का मौका मुझे ही नसीब हो। लेकिन कल तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं कोई दुश्मन हूँ? जी। मेरा मतलब है कि आपके दोस्तों के साथ कल मैं भी पिकनिक में शरीक हो जाऊं। नहीं, इनसे पूछिए। इजाजत है? आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। मैं कल सुबह हाजिर हूँ। बाय बाय। नमस्ते। और अगली सुबह जब सैम फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर दीपा के घर आया, तब तक दीपा अपनी सहेलियों और शेखर के साथ पिकनिक पर जा चुकी थी। दीपा ने सैम को अपना परिचय एक नौकरानी के रूप में दिया था, लेकिन ड्राइवर मक्खन सिंह ने उसे कुछ और ही बताया। आपको दीपा जी से मिलना है, लेकिन मालकिन पिकनिक पे गई हुई है। मालकिन? मैं उनका ड्राइवर हूँ, सरदार मक्खन सिंह। ड्राइवर? मालकिन? वो पिकनिक पे कहाँ गई? बादशाह, ये जानने के लिए 1 डजन आशिक कब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बताना मना है। क्या मतलब? बात ये है, पिकनिक पे 12 लड़कियां भी हैं और ये सब उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, और लड़कियां इन्हें गोल करके चली गई हैं। जो लड़कियां ने गोल करके चली गई उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो कैसे? पिकनिक में जाकर। चलोगे मेरे साथ? मेरी तो जान वहां है। कौन? मेरी हनी। नाम लेते ही दिल धड़कने लगा। मरते हो? जितना मरता हूँ उतना ही डरता हूँ। मामला जमाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मामला जमता नहीं है? मैं जमा सकता हूँ। चलो मेरे साथ। पापा जी, तुसी मेरे वास्ते परमात्मा हो। ओ बल्ले 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 बल्ले। पिकनिक पर पहुंचकर सैम यानी शम्मी कपूर और मक्खन सिंह यानी राजेंद्र नाथ ने जो हंगामा किया, उसे पूरी तरह शम्मी कपूरियन ड्रामा कहा जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हुक्कू पाशा, तुम्हारे चेहरे पे नूर जैसी जन्नत की हूर, तुम्हारा नाम दीपा। क्यों होता पीपा? झूठ बोलता है, ये कोई 420 है। ये तू कौन? हाँ, चिड़ी का छक्का, बेईमानू चक्का। यू रास्कल, शट अप। शेखर पापा जी, इस जादूगर से मत लड़िए, ये आपको कुत्ता बना देगा। शट अप, मैं किसी जादू वादू में यकीन नहीं रखता। लेकिन मैं तो रखता हूँ। आप तो बड़े पहुंचे हुए मालूम होते हैं। मेरे दिल की बात बता सकते हैं? पत्ता खींच बच्चा। खींचा। हुक्म का गुलाम। मगर किसके हुक्म का? जिसके कदमों में पत्ता जाकर गिरे, तू भी गिर जा। ओए 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 ओए। ये क्या है? हुक्म का गुलाम, हुक्म पाशा को सलाम। मक्खन सिंह, पिकनिक का सारा मूड खराब कर दिया। चलिए किसी और जगह चलें, मैं बस लेकर आता हूँ। अब भी वापस आएगा। हवा निकाल ली चारों टायरों की। अरबी जादूगर के भेष में की गई शम्मी कपूर की हरकतें देखकर आज के दर्शक शायद उतना मजा नहीं ले पाए जितना 1967 के दर्शकों ने लिया। आज तो सिनेमा का अंदाज भी बदल गया है और दर्शकों की समझ ने भी भोलेपन से दामन छुड़ा लिया है। लेकिन इस बात से शायद ही कोई फिल्मी पंडित इनकार करेगा कि शम्मी कपूर ने आने वाली पीढ़ी के कई कलाकारों को अपनी बदन की उठापटक वाले अभिनय से एक नई दिशा दिखाई। आज की झटका ब्रिगेड वाले कलाकारों को बेशक शम्मी कपूर का चेला कहा जा सकता है। बहरहाल सैम और मक्खन सिंह की तिकड़मों से पिकनिक भी उजड़ गई और बेचारे शेखर की उम्मीदें भी। आबाद हुई तो पेरिस की वो सड़कें
जिन पर स्कूटर सवार प्रेमी जोड़े मस्ती में झूम रहे थे, गा रहे थे। मौसम हवा प्यार का ये समा मेरे साथ है, मंजिल है मेरी घड़ी, तो घड़ी की ये बात है। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे, दिल वाला नाजीज है कोई तब तो मानोगे। सैम की हरकतों ने दीपा का मूड खराब कर दिया, लेकिन हनी समझ गई थी कि सैम एक सच्चा प्रेमी है। मिस्टर सैम के बारे में क्या ख्याल है? बदतमीज जंगली जानवर। जो भी कहो, तुम्हें चाहता बहुत है, वरना इस तरह हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ता। कोई पीछे पड़ गया और मोहब्बत हो गई? अक्सर हो जाती है। नॉनसेंस। तुम समझती हो जहां मैं जाऊंगी वो मेरा पीछा करेगा? मुझे तो यकीन है। देखती हूँ। हेलो हेलो, कौन? चाचा जी, मैं दीपा बोल रही हूँ। अब जल्दी यहाँ आ जाइए, एक बहुत जरूरी काम है। चाचा जी यानी डेविड आए तो दीपा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उन्होंने कहा, जब पेरिस में भी तुम्हारा दिल नहीं लगता। पेरिस में? अब तो मैं पेरिस में एक दिन भी नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर वेनिस, रोम, कायरो। चाचा जी, मैं घूमने फिरने और दिल बहलाने से तंग आ गई हूँ। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो कल से ऑफिस में आके बैठो, लाखों का कारोबार है। बिजनेस? यस। मैं बिजनेस करना, रुपए कमाना नहीं चाहती। मैं कोई नेक काम करना चाहती हूँ जिससे लोगों का भला हो, इंसानियत का फायदा हो। ये भी कोई जिंदगी है? ठहरो बेटी ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? हाँ बेटी, अगले हफ्ते वहां एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होने वाला है। हर एक मुल्क की रेड क्रॉस सोसाइटी अपने वॉलंटियर्स वहां भेजती है। वहां के डायरेक्टर से मेरी जान पहचान है। तुम चाहो तो इंडियन ग्रुप में शामिल हो सकती हो। मौका अच्छा है, लोगों का भला और इंसानियत का फायदा भी होगा। What a wonderful idea। तो फिर आप जल्दी मेरे जाने का बंदोबस्त कर दीजिए। कल सुबह तक सब अरेंजमेंट हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। और अरेंजमेंट हो गया। दीपा देवी रेड क्रॉस सोसाइटी की वॉलंटियर बनकर इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड जा पहुंची। लेकिन स्विट्जरलैंड कोई धरती के बाहर तो है नहीं, बल्कि फ्रांस के तो बगल में ही है। सो सैम को वहां पहुंचने में क्या मुश्किल होती? Hi. Oh God, not again. Why not? क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारी सूरत नजर ना आए? ऐसी एक जगह जरूर है। कौन सी? आपका दिल। ये तुम्हें मालूम है ना? हाँ कि उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि बचपन में स्कूल में यही सीखा था कि ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉय। You will never succeed. ए, देखते हैं। देखने की बात यह थी कि दीपा जहां भी जाती सैम उसके साथ हो लेता, और क्यों न होता। स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वत की बर्फीली वादियों में कोई हसीना कहीं जाए और अकेली जाए, ये कुछ ठीक नहीं था। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है। कोई मिट रहा है, तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है। तुम्हारा हुआ है, तुम्हें कुछ पता है। ये क्या माजरा है, तुम्हें कुछ पता है। अकेले अकेले कहाँ
जहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले जहाँ जा रहे हो हमें साथ ले लो, जहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो सैम दीपा के पीछे पीछे स्विट्जरलैंड आया था प्यार की खातिर, लेकिन शेखर भी वहां आ पहुंचा दौलत की खातिर। दीपा अभी ये नहीं जानती थी कि सैम और शेखर दोनों में कौन सही है कौन गलत, कौन उसे चाहता है और कौन उसकी दौलत को। लेकिन सैम और शेखर शायद एक दूसरे के मकसद को पहचान गए थे, इसलिए जब एक दूसरे के सामने आए तो दोनों के चेहरों पर तनाव था। एक्सक्यूज मी, हम लोग कहीं मिल चुके हैं? हो सकता है। आपका नाम? सैम। मुझे शेखर कहते हैं। हाउ डू डू? कुछ खो गया है? जी। ऐसे लगता है बड़ी बेचैनी से किसी चीज को ढूंढ रहे। ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के प्राइवेट मामले में दिलचस्पी लेने की आदत है। हाँ? सिर्फ दीपा के मामले में। मतलब? आइंदा उससे दूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके करीब। मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा। तो आइए हाथ मिलाइए कि मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। अपनी जान से ज्यादा कोई भी किसी को नहीं चाहता, क्योंकि हर शख्स को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज है। क्या राय है आपकी? मेरी राय में मेरे और दीपा के मामले में उसके पिताजी के नौकर के लड़के का दखल देना ठीक नहीं। मिस्टर सैम, शट अप। हेलो दीपा। हेलो शेखर। हेलो दीपा। बैठ। अब भी लग रही है सर्दी? जी हाँ। थोड़ी ब्रांडी पी लो, बिल्कुल गायब हो जाएगी। वन ब्रांडी प्लीज। अच्छी हिंदुस्तानी लड़की कभी शराब नहीं पीती। शेखर, will you please tell him to mind his own business? श्योर। इंग्लिश समझते हो ना? थैंक यू। ये लो, एक घूंट में पी जाओ दवा समझकर। लेकिन मैं तो... दीपा मत पियो। गुड। बस अब थोड़ा डांस करो जिससे हरारत आ जाएगी। डांस? मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेखर, let's go and dance. Come on. दीपा की सारी हरकतें सैम को जलाने के लिए थीं। सैम जल भी रहा था और दीपा की चिंता भी कर रहा था। उसने देखा कि शेखर दीपा को शराब पिला रहा है। मैं क्या पापा जी, तुसी भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये चमगादड़ कैसे चिपक गया मालकिन के साथ? ओए रब्बा, ये क्या पिला रहा है? दीपा जब नशे में लड़खड़ाने लगी तो शेखर उसे सहारा देकर अपने कमरे में ले आया। सैम समझ गया था कि शेखर का इरादा नेक नहीं है। शेखर, शेखर, you're hurting me. शेखर, ये किसका रूम है? ये आपका। ओह, वंडरफुल। शेखर, मैं बैठ सकती हूँ? हाउ स्वीट, आप लेट सकती हैं। थैंक यू। शेखर, मेरे कमरे से जरा हनी को बुला दो ना, प्लीज। हनी को? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। शेखर, जल्दी बुलाओ ना, मुझे नींद आ रही है। इससे पहले कि शेखर दीपा को अपनी हवस का शिकार बनाता, सैम और मक्खन सिंह ने मिलकर ऐसी चाल चली कि शेखर को होटल के रिसेप्शन पर आना पड़ा और पीछे से सैम ने दीपा को शेखर के कमरे से निकालकर हनी के कमरे में पहुंचा दिया। इसी दौरान नशे में बड़बड़ाती दीपा के दिल का राज भी सैम की समझ में आ गया। दीपा, दीपा, सोने दो मुझे। दीपा, उठो, खड़ी हो जाओ, होश में आओ। सैम,
तुम मुझे चाहते हो ना? You love me, Sam? ओए रब्बा, बोलती है। फनी, उसके वापस आने से पहले यहाँ से निकल चलो। आराम लाल। दीपा, दीपा, होश में आओ दीपा। मेरे ख्याल में इन्हें अपने कमरे में पहुंचा देना बेहतर होगा। मेरा ख्याल है इनका इसी कमरे में रहना बेहतर है, ताकि सुबह जब इन्हें होश आए तो इन्हें मालूम तो हो कि आज रात इन पर क्या क्या गुजरने वाली थी। जी, आप भी सो जाइए, मैं पहरा देता हूँ। इधर सैम ने दीपा के दिल की बात समझी और उधर शेखर के सामने आ खड़ा हुआ जैक। हेलो जैक, हाउ डू यू डू? रुपया किधर है? कह तो दिया ना 1 महीने के बाद दूंगा। कहां से देगा? शादी करके। What? हाँ, एक लखपति की लड़की से, कुछ ही दिनों की बात है। मजाक करता है? नहीं, सच कह रहा हूँ, यकीन करो। किधर है वो? इसी होटल में। हम उसे देखना मांगता है। अच्छी बात है, लेकिन दूर से। वो अभी। आओ ना जल्दी। सूजी? जग्गो, सूजी यहाँ कैसे? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। Impossible। जग्गो, ये सूजी नहीं है। सूजी? सूजी कौन है? हमारे कैसीनो की डांसर। क्लब की डांसर सूजी और करोड़पति बाप की बेटी दीपा दोनों हमशक्ल, एकदम हूबहू। ये कुदरत का करिश्मा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? जो भी हो, सूजी और दीपा हम शक्ल हैं, ये बात शेखर तभी मान सकता था जब वो खुद सूजी को देखे। My name is Suzy. ले जा मेरा दिल, तेरी दुनिया तेरी महफिल। कब से सनम बैठे थे हम लेके धड़कता दिल। ला 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 ला। डार्लिंग, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देखने। फैंटास्टिक। अगर अपनी आंखों से नहीं देखता तो कभी यकीन नहीं करता। अब मैं सूजी देख के कह सकता हूँ कि वो लड़की सूजी नहीं थी। कौन सी लड़की? डार्लिंग, जिनेवा मैंने एक लड़की देखी, हूबहू तुम जैसी, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल। इम्पॉसिबल। दुनिया में सूजी सिर्फ एक है और वो तुम्हारी। थैंक यू डार्लिंग। सूजी दूसरे की नहीं हो सकती। Now go and change and wait for me. That's my cat. वो दूसरी लड़की कौन है? दीपा, मेरे डैडी के बॉस की बेटी। मिस्टर मलिक की बेटी? तुम जानते हो उसे? इतना जरूर जानता हूँ कि उनके पास जरूरत से ज्यादा दौलत है। Oh, I see. दीपा उनकी इकलौती बेटी है? हाँ। तुम उससे शादी करके उसका पैसा खाना मांगता है? नेचुरली। You fool. दीपा इस वक्त कहाँ है? बेरूट। जगो, एक करोड़पति की बेटी को जिंदा वापस करने की कीमत $10 लाख। गुड। तुम फौरन बेरूट जाओ और तुम्हें क्या करना तुम जानते हो। ओके बॉस। ठहरो, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिर्फ दीपा को किडनैप करेगा, उसके बाद उसके बाप से सौदा करेगा, समझे? दीपा और सूजी हम शक्ल थीं, ये एक दिलचस्प इत्तेफाक था, लेकिन इस बात से कहीं ज्यादा दिलचस्पी जैक यानी के.एन. सिंह को दीपा की दौलत में थी। इसलिए उसने दीपा को किडनैप करने की योजना बनाई। इधर जैक सौदेबाजी का जाल बिछा रहा था और उधर सैम दीपा को बाहों में भरकर उसे निहार रहा था और दीपा शर्म से छुई मुई हो रही थी। इसमें शर्माने की क्या बात है? ये तो यहाँ का रिवाज। लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती, लड़का प्रपोज करता है, एंगेजमेंट रिंग पहनाता और फिर क्या ख्याल है? पहले लड़का प्रपोज करता है, उसके बाद एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, फिर ओह, yeah, I'm sorry, Miss Deepa darling, Deepa, will you marry me? I don't mind. I don't mind. एहसान कर रही मुझ पर साहब। ये देखिए, खास और खास आपके लिए लाया हूँ
मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी रिवाज के मुताबिक वो शादी के बाद। यानी शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, तब तक सैम ने दीपा की अंगुली में अंगूठी पहनाई और अपने प्यार पर अधिकार की मोहर लगा दी। इसके बाद कब दिन बीता, कब शाम ढली, कब रात हुई, कौन सी सड़क थी, कौन सा बाजार था, सैम और दीपा को कुछ होश नहीं। दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए और आसमान पर पूरब की रोशनी झलकने लगी। प्यार की सुबह हो रही थी। रात के
रात के इसी सफर में दीपा ने जाना कि सैम का असली नाम श्याम है और वो पेरिस का नहीं, पंजाब का रहने वाला है। इधर सैम यानी श्याम और दीपा एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और उधर शेखर एक खतरनाक प्लान लेकर पहुंचा दीपा की हमशक्ल सूजी के पास। हेलो, पहचाना? उस दिन जैक के साथ? उस दिन जैक के सामने आपसे बात नहीं कर सका। कौन सी बात? आपके फायदे की। मतलब? लाखों की दौलत। Say it again. लाखों की दौलत जो कि हमें मिल सकती है। हमें? Sit down. थैंक यू। आपकी शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती है। सुना है। जैक उसे किडनैप करने वाला है। ये भी सुना है। जैसे ही वो लड़की गायब होगी आप उसकी जगह ले लेंगी। ये नहीं सुना। जैक ने इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। जैक को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये सब मेरा प्लान है। नो, जैक के अगेंस्ट जाने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझ में भी नहीं। जैक से जिंदगी भर हम डरते रहे, उसके इशारों पर नाचते रहे। आपको ये पसंद है? नहीं, लेकिन दूसरा रास्ता भी क्या है? मेरा साथ दीजिए। एक ही हफ्ते में हम लखपति हो जाएंगे। दौलत हाथ में आते ही जैक का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम उसकी पहुंच के बाहर बहुत दूर कहीं चले जाएंगे। खतरा सिर्फ दौलत हासिल करने तक। उसके बाद हम खतरे को खरीद सकते हैं। मेरा हिस्सा क्या होगा? आधा। कैश कितना? कम से कम 10 लाख डॉलर। अगर फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो। कर लिया, मैं तुम्हारे साथ। शेखर कौन सी योजना बना रहा है ये श्याम नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि शेखर अच्छा आदमी नहीं है और अब तो दीपा भी शेखर की बदनीयती को पहचान चुकी थी। इसलिए बातों बातों में अगर कभी सैम की जबान पर शेखर का नाम आ जाता तो दीपा नाराज हो उठती। सैम, फिर कभी उसकी याद मत दिलाना। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। और याद किसे रखना चाहती है? जिसके लिए मैंने हिंदुस्तान से यहाँ तक सफर किया। अब वो सफर खत्म हो गया? अब तो शुरू होगा प्यार का सफर। इसी बीच एक दिन मौका पाकर जैक ने जग्गू की मदद से दीपा को किडनैप करवा लिया, लेकिन जैक ये नहीं जानता था कि उसकी इस चाल पर शेखर तुरंत चाल चलने वाला है। दीपा गायब हो गई। आज से तुम दीपा। उसके डैडी के यहाँ आने तक किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मुझे सिर्फ मिस्टर सैम का डर है। सैम? वो तो अंधा है। अंधा? हाँ, मोहब्बत में। उसे तो तुम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकती हो। सैम को बेवकूफ बनाना इतना सरल नहीं था। 2 ही मुलाकातों में सैम को दीपा बनी हुई सूजी पर शक हो गया। एक ही दिन में तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? कल और आज की दीपा में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ है, और इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। मैं? कल मैं तुम्हें जितना चाहती थी आज उससे ज्यादा चाहने लगी हूँ। क्यों? कल मैं गुस्से होकर चली गई और तुम नाराज होने के बजाय इतने सारे फूल लेकर मुझसे मिले। बस इतनी सी बात है। मैंने समझा कि एंगेजमेंट रिंग का। एंगेजमेंट रिंग? गई कहाँ? सॉरी सैम, कल मैंने गुस्से में उतार के फेंक दी। अच्छा किया। कल सैम ने रिंग पहनाई थी, आज शाम पहनाएगा। अब इसे मत खो देना। याद है कल मैंने तुम्हें क्या कहा था? याद है, लेकिन फिर सुनना चाहती हूँ। यही कि लड़का लड़की से मिलता है, मोहब्बत होती है, लड़का प्रपोज करता है, फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और फिर कल भी मैं यहीं रुक गया था। तुमने तो कहा था ना, कल और आज में जमीन आसमान का फर्क है। दीपा, आज फर्क मत रहने दो, जमीन और आसमान को एक कर दो। क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे रिवाज के मुताबिक हम शादी से पहले ऐसी हरकतें नहीं करते। I'm sorry, Sam. सूजी ने जितनी आसानी से खुद को सौंपने की पेशकश की, सैम का शक यकीन में बदल गया कि ये लड़की दीपा नहीं कोई और है। लेकिन इसी बीच शेखर ने केबल भेजकर दीपा के करोड़पति पिता को पेरिस बुलवा लिया। हेलो शेखर, तो केबल तुमने भेजा था? जी हाँ,
डैडी के नाम से। बात कुछ ऐसी नाजुक थी कि आपका यहाँ आना बहुत जरूरी था। कौन सी बात शेखर? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दीपा इस शादी के लिए राजी है। आप अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। मैं जरूर पूछूंगा। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि दीपा ने शादी करने का फैसला कर लिया। जी दामोदर, मैं तो दीपा को समझा कर थक गया था। उसी को लड़का पसंद ही नहीं आता था, और अगर वो शेखर से शादी करना चाहती है तो मैं बहुत खुश हूं। सेठ जी, शेखर मेरा बेटा जरूर है, मगर दीपा के लायक इससे अच्छा रिश्ता और हो ही नहीं सकता। दामोदर, आज तक तुम मेरे बिजनेस की देखभाल करते रहे हो, आइंदा से शेखर करेगा। जाओ बेटे, टेलीफोन करो, देखो दीपा आई है कि नहीं। फौरन बात पक्की हो जानी चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी? कल सुबह तक कौन जानता है, दीपा अपना इरादा ही बदल दे। दामोदर, तुम मेरी बेटी को नहीं जानते हो। मैं दीपा को यहीं बुला लेता हूं। जल्दी बुलाओ, जाओ। शायद शेखर अपने नापाक इरादों में कामयाब हो ही जाता, लेकिन तभी सैम यानी श्याम ने आकर सेठ जी के सामने हकीकत खोल दी। मिस्टर मालिक, आपके फ्लैट पे जो लड़की है वो दीपा नहीं। मगर दीपा जी से हूबहू शक्ल मिलती है, जैसे उनकी जुड़वा बहन हो, कंबाइंड सिस्टर। जुड़वा बहन? अगर मैं आपकी बेटी को अच्छी तरह नहीं जानता तो शायद मैं भी धोखा खा गया होता। दामोदर, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रूपा अभी तक जिंदा है? रूपा कौन? दीपा की जुड़वा बहन। 20 साल पहले वाइफ की डेथ के बाद मैं दोनों बच्चियों को लेकर यूरोप आ गया था। उनकी देखभाल के लिए एक हिंदुस्तानी नौकर मिल गया, मगर उसे नौकर रखते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो शराबी और जुआरी था। एक रोज शाम को। जग्गू, कहाँ था सारा दिन? एक जगह फंस गया था। जग्गू, तूने शराब पी है? थोड़ी सी। मैंने तुझे बच्चों की देखभाल के लिए रखा है जग्गू, हमारा गर्दी के लिए नहीं। आंखें मत दिखाओ सेठ, ये यूरोप है, हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ गर्मी दिखाने का नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। धमकी देता है मुझे? निकल जाए यहाँ से। मेरा हिसाब कर दो सेठ, अभी इसी वक्त। ओह गेट आउट। सेठ, मेरे ऊपर हाथ उठाना बहुत भारी पड़ेगा। उसी रात को दोनों बच्चियां सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। जग्गू रुक जा! जग्गू रुक जा! जग्गू! जग्गू! दीपा को तो मैंने बचा लिया, मगर रूपा और जग्गू का कहीं पता नहीं चला। मैंने जग्गू का नाम कहीं सुना है। स्विट्जरलैंड में पापा जी, जब आपने शेखर को फोन किया था। यस। मैनेजर साहब, आपका बेटा कहाँ है इस वक्त? मेरा बेटा? ये मालूम नहीं। क्यों? वो जग्गू नाम के किसी बदमाश को जानता। आर यू श्योर? यस मिस्टर मालिक, और उसका कोई बॉस है जैक करके। जैक? यस। जैक ने मुझे टेलीफोन पे धमकी दी थी। जग्गू, रूपा, इतने बरसों के बाद ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब क्या चक्कर है? मैं खुद हैरान हूँ। दीपा के फ्लैट में जिस लड़की से मैंने बात की थी, अगर वो दीपा नहीं है तो वो रूपा है, और कोई हो ही नहीं सकती। कुदरत ने उसे मेरे लिए बचा लिया, और इस वक्त सिर्फ वही जानती है कि दीपा कहाँ है। हम लोग इसी वक्त उससे मिलने जाएंगे। चलिए आओ। बीते हुए दिनों की कहानी सुनाते सुनाते सेठ जी का दिल दीपा की जुड़वा बहन के लिए और अपनी खोई हुई बेटी के लिए तड़प उठा। लेकिन बिछड़े हुए पिता को अपने सामने देखने के बावजूद सूजी ने उनकी बेटी होने से इनकार कर दिया। माफ कीजिएगा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई होगी। माँ, बाप, भाई, बहन, ये सब नए नाम है मेरे लिए। कोई नहीं है मेरा। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रूपा के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं? मेरा नाम सूजी है। यूरोप के सारे नाइट क्लब मुझे जानते हैं। नाइट क्लब्स? तुम वहां क्या करते हो? नाचती हूँ, गाती हूँ, पैसे कमाती हूँ। नहीं। क्यों नहीं? ये मेरा पेशा है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, दीवा बन के यहाँ रहने की वजह? सैम, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। दीपा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। दामोदर, फौरन पुलिस को टेलीफोन कर दो। आप दीपा को जिंदा देखना चाहते हैं? तुम जानती हो दीपा कहाँ है? जानती हूँ। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। दीपा की जुड़वा बहन
रूपा को सूजी बनाया था हालात ने, और जज्बात ने उसे सौदागर बना दिया। नसीब की मारी सूजी सैम को दिल दे बैठी थी, और अब दीपा का पता बताने की शर्त उसने ये रखी कि सैम उसके साथ शादी करे। क्या फैसला किया? तुमसे शादी करने का। बिना किसी शर्त के? तुम शर्त जानती हो। ओह। मैं तुमसे इस बात का वादा चाहता हूँ कि दीपा सही सलामत अपने पिताजी घर पहुंच जाएगी। बस, और कुछ नहीं चाहती मुझसे? तुम मेरी बनना चाहती थी, मैं राजी हूं, बस इतना काफी। नो सैम, थैंक यू। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, रहम की भीख नहीं। जिंदगी भर मैं तुम्हारे बाहों में रहूंगी और दीपा तुम्हारे दिल में। जिंदगी भर मुझे एहसास रहेगा कि तुमने मजबूर होकर मुझे अपना बनाया। सूजी। नो थैंक यू सैम। मैं बुरी हूँ, सस्ती हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि शादी के नाम पर किसी के साथ अपने जज्बात का सौदा करो। अब तुम जा सकते हो। गुड बाय सैम। सूजी सचमुच गिरी हुई नहीं थी। गिरी हुई वो हो ही नहीं सकती थी। आखिर उसकी नसों में भी वही खून था जो दीपा के बदन में था। हालात ने भले ही सूजी को अपराधियों के बीच लापटका था, उसके दिल में कालख नहीं थी। इसलिए जब वो जैक की कैद में गिरफ्तार दीपा के सामने आई तो दीपा के आंसू नहीं देख पाई। मत रो दीपा। कौन हो तुम? तुम्हारी जुड़वा बहन। लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था। तुम्हारे पिताजी ने बताया। डैडी ने? कहाँ? पेरिस में। जिंदगी में पहली बार अपने पिताजी से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम जितनी अच्छी हो, मैं उतनी ही बुरी हूँ। तुम में और मुझ में उतना ही फर्क है जितना उजाले और अंधेरे में होता है। बिल्कुल ठीक कहा था सैम ने। तुम सैम को जानती हो? जानती थी, कुछ दिनों के लिए। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम फौरन मेरे कपड़े पहन लो और यहाँ से निकल जाओ। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी जान खतरे में है। अपनी बहन को खतरे में डालकर मैं अपनी जान बचा लूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जाओ दीपा, बहस मत करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं दीपा, नहीं। अपना प्यार मेरे लिए जाया मत करो। मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं इन्हीं बदमाशों के साथ काम करती हूँ। क्या? आज के बाद पिताजी की तरह तुम भी मुझसे नफरत करना, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा लो दीपा। ऐसा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। जब सैम से मिलोगे तो मेरी तरफ से इतना ही कह देना, अंधेरा वही होता है जहां रोशनी दिखाने वाला कोई नहीं होता। सूजी ने अपना लिबास दीपा को पहनाया और दीपा सीधे जैक के अड्डे से बाहर निकल गई। लेकिन इस बात से बेखबर जग्गू ने सेठ जी के सामने दीपा को छोड़ने की एक शर्त रखी। जग्गू, तो अब तक जिंदा है? अभी तक, और आपकी बेटी भी जिंदा है। नमक हराम कमीने, बता तूने दीपा कहाँ गायब कर दिया, नहीं तो मैं तुझे भी पुलिस के हवाले करता। एक बेटी की तो खो चुके हो सेठ जी, अब दूसरी को भी खोना चाहते हो? जग्गू, तुम जानते हो दीपा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ। कल शाम तक $10 लाख से अगर जैक का हाथ में नहीं पहुंचा तो दीपा जिंदा नहीं रह सकती। नहीं 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 दामोदर, कल शाम तक $10 लाख का इंतजाम हो जाएगा। हो सकता। खैरिए, दीपा तुम्हारे कब्जे में है, इसका क्या सबूत है? सबूत? ये सबूत। दीपा का हैंडराइटिंग है। बोलो, रकम कहां और किसे देना होगी? काले रंग के सूटकेस में $10 लाख लेकर सिर्फ एक आदमी कल शाम को ठीक 5 बजे नायग्रा फॉल्स के टावर के नीचे पहुंच जाए। उसके बाद? उसकी बात की हिदायत वहीं मिलेगी। गुड बाय। इसके बाद सैम ने पहले जग्गू की और बाद में नायग्रा फॉल्स की गुफाओं में, चट्टानों पर और मैदान में, यानी जगह जगह शेखर की धुनाई कर डाली। लेकिन इसी बीच सूजी शेखर की गोली का शिकार हो गई।
क्या हुआ? मक्खन सिंह, श्रुति जख्मी हो गई। कैसे? शेखर से गोली मारकर भाग गया। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, वो बाहर बेहोश पड़ी है। एक करो पापा जी, मैं पुलिस लेके आता हूं। जल्दी करना। और जैसा कि आमतौर पर फिल्मी क्लाइमैक्स में होता है दोस्तों, मार धाड़ के बाद नेकी ने बदी पर विजय पाई, अपराधियों को मिली सजा और दीपा और सैम ने पाई अपनी मोहब्बत। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, हाँ वो जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहो ना वो जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था दोस्तों, सन 1967 के सिने दर्शक बहुत भोले थे। वे फिल्में केवल मजा लेने और मनोरंजन पाने के लिए देखते थे। फिल्मकार उनके लिए आलोचना के नहीं, केवल आदर के हकदार थे। इसलिए जब उन्होंने पेरिस और स्विट्जरलैंड के लुभावने दृश्य पर्दे पर देखे तो ऐसे मोहित हुए कि तकनीकी भूलों पर गौर ही नहीं किया। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि फिल्म का पूरा एक गाना जो स्कूटर जुलूस के अंदाज में फिल्माया गया था, उसे भारत की ही किसी सड़क पर शूट करके पेरिस के नाम से चिपका दिया गया है। किसी ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है और फ्रांस में करेंसी को डॉलर या रुपया नहीं, फ्रैंक कहा जाता है। इस बात पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि पेरिस के दादा जैक और जग्गू रकम वसूल करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर बने नियाग्रा फॉल्स को ही क्यों चुनते हैं। बहरहाल तुलसीदास जी कह गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष कुसाई। सो जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े हों, उसमें दोष निकालने का पाप नहीं करना चाहिए। शक्ति सामंत एक जुबली फिल्मकार का नाम है और ये नाम इसी रूप में हिंदी फिल्म इतिहास का हिस्सा बना रहेगा, इसमें दो राय नहीं। आज ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 an evening in Paris, an evening in Paris, an evening in Paris। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस की बातें पूरी हुई दोस्तों, और साथ में बाइस्कोप की बातें भी। आज का प्रोग्राम अनिल निगम बेखबर के आलेख के आधार पर तैयार हुआ। बाइस्कोप की बातें आपको सुनाई प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने, और प्रोग्राम तैयार करने में मदद की PKA नायर ने। इस प्रोग्राम में दोस्तों थोड़ा बहुत योगदान वैसे मेरा भी रहा उद्घोषणा करने का, इसलिए अगर किसी का मन करे तो मेरा यानी रेणु बंसल का भी छोटा मोटा शुक्रिया अदा कर दे। बाकी फिलहाल नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।